है। कन्हैया लाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी के खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी नहीं की गई है और कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। 11 आरोपी में से जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने एनआईए द्वारा लिए गए स्टेटमेंट को भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि एनआईए ने सारे स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिखे हैं। आरोपी ने जिस भाषा में स्टेटमेंट दिए हैं उस भाषा में उसे क्यों नहीं लिखा गया है। कोर्ट ने कहा कि एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तारी की है, लेकिन वह जावेद की लोकेशन साबित नहीं कर सकी है। आरोपी जावेद को जमानत मिलने के बाद कन्हैया साहू के बेटे यश साहू ने कहा है कि इस तरह से उनके पिता के हत्याकांड के आरोपी को जमानत मिलती रहेगी तो उनका और आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। वो आगे भी इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे। पूर्व में भी एक आरोपी को जमानत दी गई थी। यश ने कहा कि उनके पिता के मुख्य हत्यारे मोहम्मद गोश और रियाज को कब सजा मिलेगी इस बारे में भी उन्हें कुछ नहीं मालूम है, जबकि वह लगातार कई समय से न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कि जावेद को तो जमानत मिल गई, लेकिन कन्हैया के परिवार को न्याय कब मिलेगा? आखिर इस केस में कहां हुई चूक? एनआईए की दलीलों में दम क्यों नहीं दिखा है? और इसके अलावा और भी कई सवाल हैं और जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे। यानी एनआईए की अगर बात करें, जो सबूत एनआईए ने रखा था, जो साक्ष्य दिया था, कोर्ट ने उसमें कुछ संशोधन की बात कही और अब ये सवाल उठता है कि कन्हैया हत्याकांड में एक आरोपी को तो जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट खंड पीठ ने एनआईए के साक्ष्यों को अधूरा माना है। जावेद को जमानत, कन्हैया को न्याय कब? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कन्हैया के परिवार को भी न्याय मिलेगा? आखिर इस केस में चूक कहां हुई है, ये बड़ा सवाल है। एनआईए की दलीलों में दम कितना? एनआईए का कहना था कि मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे फ़ोन करके मुख्य आरोपी को सूचना दी कि कन्हैया लाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया। और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने घर अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर नज़र आती है। लेकिन ना तो कोई वीडियोग्राफी पेश की गई है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की पेश की गई है, ना उनकी कोई लोकेशन साबित होती है। इसी ग्राउंड के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आज मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपए की जमानत पे और 1-1 लाख रुपए की मुचलके के ऊपर जमानत देने का आदेश पारित किया। तो कन्हैया हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। 11 आरोपियों में से जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है। एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आरोपी के वकील ने कहा कि जावेद कभी कन्हैया की दुकान पर गया ही नहीं। हाई कोर्ट में जमानत पर बहस करते हुए जावेद के वकील सैयद सआद
दत्त अली ने कहा कि एनआईए कह रही है कि जावेद ने इंडियाना टी स्टॉल पर बैठकर कन्हैया की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन टी स्टॉल के मालिक धर्मेंद्र साहू ने जावेद के उस दिन वहां आने की बात कंफर्म ही नहीं की। एनआईए का यह भी कहना है कि जावेद ने कन्हैया की रेकी करके रियाज को बताया था, लेकिन दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से यह बात साबित होती है कि जावेद कन्हैया की दुकान पर गया ही नहीं। अब ये भी है, सैयद अली जो कि वकील हैं, उन्होंने कहा कि एनआईए के अनुसार रियाज मुख्य आरोपी जो कि है के पास जावेद का कॉल आया था, जबकि जावेद ने कभी रियाज को कॉल किया ही नहीं। उसके मोबाइल में रियाज का नंबर सेव नहीं था। वह चूड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। दिन भर उसे ग्राहकों के फ़ोन आते थे। अब फिर वहीं अगर ये अलग अलग दलीलें हैं, एक आरोपी को पहले जमानत मिल चुकी है। मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है, उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं, तलवार भोंटी थी या धारदार, इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल और भी चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रीति शर्मा, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर राजपुरा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोठवाल, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूनम चंद भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। कन्हैया हत्याकांड में एक आरोपी को जमानत मिल गई है, इसको कैसे देखते हैं पूनम चंद जी आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और लॉ ये है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। मतलब ये है कि जहां तक उसके जमानत का तो नियम है, और जेल अभी जो कर रहे हैं एक आदमी को जिसकी ट्रायल हुई नहीं है, सजा हुई नहीं है, सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे इनको गिरफ्तार किया जाता है जी। तो मर्डर केस में दो बातें होती है। एक तो होते हैं जिन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं मर्डर करने में, एक तो वो होते हैं, और दूसरा ये होते हैं कुछ लोग जो होते हैं वो षड्यंत्र रचते हैं जिनको 120 बी में अपराधी बनाया जाता है। जहां तक सवाल मुझे लगता है मोहम्मद जावेद इसका ये लगता है कि ये षड्यंत्र में शामिल बताया जाता है। 120 बी में जो इसको अभी हाईकोर्ट ने बेल दी है, तो हाईकोर्ट ने कहा भाई इसके खिलाफ एविडेंस क्या है। देखिए, जमानत देने के लिए कोर्ट को प्राइमा फेसी देखना पड़ता है, पूरी केस डायरी, और अगर चालान फाइल हो गया है तो चार्जशीट दिख जाती है, और ये देखा जाता है इसके खिलाफ आरोप क्या है, इसने क्या अपराध किया है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैं देखो नंबर ऑफ केसेस मर्डर केस में लड़े हैं, उन्हें देखता हूँ अनकॉन्शियस लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व तो कुछ होते हैं और बहुत से लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है असली अपराधी भी बच जाता है। इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, ये व्यक्ति करीब 2 साल से जेल में है। जब जांच करती है पुलिस उस टाइम अरेस्ट करते हैं तो बात सही है। जब आपने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया तो उसके बाद में जांच आप करते रहते हैं, जांच भी हुई, चार्जशीट फाइल हुई, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद में किसी आरोपी को अंदर रखना नहीं चाहिए, ये कानून है जब तक उसके खिलाफ में कोई एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस वगैरह ना हो। और उसके अलावा इस केस के अंदर हीनियस क्राइम होते हैं, उनमें भी बेल जमानत देनी चाहिए उन लोगों को। लेकिन ये जो व्यक्ति है इस पर आरोप क्या है मैंने पूरा सुना भी, हालांकि मैंने ऑर्डर देखा नहीं है, चार्जशीट देखी नहीं है, वो थी मैं आपको देख के बताता कि इसके खिलाफ मामला बनता है नहीं, या बेल गलत दी गई है या सही दी गई है। पर भावनाओं के आधार पर हम नहीं कह सकते बेल गलत दी है सही दी है। चलिए, तो देखना ये था, क्योंकि वो दो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो मर्डर किया है। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ में जहां तक मुझे नॉलेज अभी जो मैंने सुना है,
इसके आधार पे कोई एविडेंस नहीं है। चल ठीक अब है, अगर चर्चा की रिकॉर्ड- शुरुआत इसीलिए पूनम चंद जी मैंने आपसे की क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप कानून के मर्मज्ञ हैं, बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं, इसलिए मैंने आपने चर्चा की शुरुआत आपसे की। अब मैं बात- राजनेताओं के एक पास बात और- जाऊंगा और उनकी प्रतिक्रिया एक बात लेना और चाहूंगा। है, एक बात और है, जी बेल के लिए कोई कानून नहीं है। जी। बेल टोटली कोर्ट का डिस्क्रेशन है। हम्म कोर्ट अपने विवेक से बेल ग्रांट करता है, इसमें कानून नहीं है। जी उनको लगता है हाँ भाई इसमें बेल देनी चाहिए, वो बेल दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं कानूनी लगता है दाव तो नहीं पेच दे मैं सकते। और आपसे समझूंगा और हमारे दर्शक भी समझेंगे। प्रीति जी, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं और माफ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष नहीं, आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का पहले प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से कन्हैया हत्याकांड को लेकर इतना हो हल्ला हुआ, आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में उबाल रहा, पूरे देश में बर्निंग पॉइंट एक रहा, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जावेद को तो जमानत मिल गई, लेकिन कन्हैया का परिवार ये टकटकी लगाए बैठा है कि उस परिवार को न्याय कब मिलेगा। इस कैसे आप देखती हैं? देखिए, जावेद को जमानत मिली है, अभी वो दोष मुक्त नहीं हुआ, तो हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि कन्हैया जी को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जावेद को जमानत मिलना, हम न्यायपालिका के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसा कि सीनियर एडवोकेट साहब ने बताया कि ये सारी चीजें दस्तावेजों पर निर्भर करती हैं। ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फेलियर है। कांग्रेस के शासनकाल में 2022 में जब ये हत्याकांड हुआ और उस टाइम कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 20 दिन के बाद इस बंदे की गिरफ्तारी होती है। 20 दिन के बाद गिरफ्तारी होना, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या लूप पॉइंट रह गए, कोई लूज पॉइंट रह गए, उन्होंने क्या चीज कहां मिस किया जिसकी वजह से इस बंदे को जमानत मिली। क्योंकि ये फैक्ट है कि जब तक प्राइमा फेसाई जैसे वीडियो जो वायरल हुए थे उसमें अगर इसका चेहरा नहीं आया, और जो हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने भी अभी ऑर्डर शीट नहीं देखी है, एज ए एडवोकेट मेरी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक ऑर्डर शीट देखूं और उसके बाद ही बयान दूं, तो ऑर्डर शीट नहीं देखी, लेकिन जिस आधार पर उसको जमानत मिली है कि साक्ष्यों में कमी रही, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन साक्ष्यों में कमी रही, यानी एनआईए ने ठीक से काम नहीं किया क्या प्रीति जी? एग्जैक्टली, एनआईए ने कहीं ना कोई लूप पॉइंट छोड़ा है जिसकी वजह से उसको इसका लाभ मिला। क्योंकि जब तक अपराधी बिल्कुल प्राइमा फेसाई क्लीन एंड क्लियर उसका मर्डर करता हुआ नहीं देखा जाता या साक्ष्यों में दस्तावेजों में उसका प्रूफ नहीं आता है, तब तक जमानत को रोका नहीं जा सकता। जमानत को रोकने के 2 या 3 तरीके ही होते हैं कि या तो वो अपराधी आदतन अपराधी हो, लेकिन ये जो हत्याकांड है ये बहुत बड़ा है और हम इसकी अभी भी हम यही कहते हैं कि हम इसमें अपील में जाएंगे और सरकार इस निर्णय की, भाई माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया दस्तावेजों के आधार पर, वो उनका डिस्क्रिशन पावर है, विवेकाधिकार है, लेकिन हमारा भी एक अधिकार है कि हम इसमें जमानत को हम अपील में जाएंगे और डेफिनेटली कन्हैया जी को न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, कन्हैया जी को न्याय मिलेगी, ये तो सभी चाहते हैं न्याय मिले। करणवीर जी, आज जमानत मिली है और किस तरीके से आप देखते हैं? ठीक है, ये तो कानूनी प्रोसीजर है, और लेकिन सवाल हमारा ये है कि कन्हैया के परिवार को कब न्याय मिलेगा, क्योंकि परिवार लगातार यही न्याय की उम्मीद कर रहा है कि, और यहाँ देखिए प्रीति जी ने एनआईए के थोड़ा फेल्योर माना कि हाँ एनआईए ने अगर ढंग से काम किया होता तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल, कन्हैयालाल जी के परिवार को तो आज जब ये जमानत का समाचार मिले तो मैं उनके बेटे को सुन रहा था, उनको तो धक्का सा लगा है। उन्होंने तो उनका बयान भी मैंने सुना, उन्होंने कहा है कि मैं विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमें न्याय दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। और मेरी साथी प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी ने भी मान चुकी है कि एनआईए का फेलियर है। उन्होंने लूप होल देखिए करणवीर जी, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये न्यायपालिका का। देखिए बोलिएगा इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अगर मेरे से सवाल पूछा गया तो मैं जवाब दे लेता हूं, उसके बाद अब आप अपनी बात रखिए। तो जैसा हमारे साथी प्रवक्ता ने माना है कि हाँ एनआईए से कहीं चूक हुई है, लूप होल छोटे हैं और एनआईए वो कड़ी से कड़ी मिलाने में फेल हुआ है। आप देखिए जिस दिन ये घटना हुई 2:45 पे घटना होती है और राजस्थान पुलिस 7:40 पे राजसमंद से अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और एनआईए को सुपुर्द कर देती है। अब बताइए राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली में, राजस्थान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कहाँ चूक रही? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन का दावा ठोकती है ना कि हमारा डबल इंजन है। करणवीर जी, राजस्थान पुलिस से चूक नहीं होती तो एनआईए के पास जो डॉक्यूमेंट राजस्थान पुलिस ने दिए होंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं होता
कि एनआईए डायरेक्टली जा रही है, क्योंकि जब तक स्टेट का सपोर्ट नहीं मिलता चलिए है, ठीक तब है, तक अब हम ये जान लेते हैं अनिल जी से, ठीक है, कि एक्चुअली में एनआईए काम कैसे करता है। अनिल जी आप थोड़ा समझाइए दर्शकों को भी और हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं उनको भी बताइए एनआईए दरअसल काम कैसे करता है और एनआईए से चूक हुई है उसको लेकर भी आप कैसे किस तरीके से देखते हैं अनिल जी। आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। वो राष्ट्रीय एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है एनआईए, और स्टेट पुलिस जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं वो स्टेट को हैं। स्टेट की मर्जी से ही एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, फिर वो अपनी एफआईआर दर्ज करती है और फिर इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ करती है। तो प्रथम दृष्टया जो उदयपुर में कांड हुआ था तो उदयपुर पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई और जो भी अरेस्ट है, जो उस दिन की एक दिन की जो कार्रवाई है, जब संवेदनशील मामला हुआ और सबकी आवाज उठने लगी कि भाई ये इसके अंदर कई अंतरराष्ट्रीय संबंध होंगे और एक राज्य से दूसरे राज्य के लोग भी इसमें शामिल होंगे, उस समय पाकिस्तान का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आया था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की एनआईए को कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़े। फिर एनआईए ने ये टेकअप किया मामला। ये स्टेट की अब जो रिक्वेस्ट है उसी को टेकअप करता है एनआईए। ऐसा नहीं है कि सीधा एनआईए आके यहाँ इन्वेस्टिगेशन करता। जब एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद में जो मुलजिम गिरफ्तार हुए, फिर उन्होंने एनआईए ने अपनी जांच प्रारंभ की। ये तो है इसका एक मेथड कि ये प्रक्रिया है कि इसके अंदर वहाँ ऐसे ही सीबीआई करती है। सीबीआई भी स्टेट की परमिशन या स्टेट की रिक्वेस्ट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है उसके अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है। ये इसका है। अब रहा सवाल इसका कि आज जमानत मिलना, एक इसके अंदर कई चीजें भ्रम पैदा हो रहा है। तो देखो जमानत मिलना एक अभी इन दिनों चल रहा है कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है जी। तो ये अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए वो तथ्य है ना, ये झूठ क्यों उसके अंदर डालेगी। हाँ, वहां कैमरा लगा हुआ था और कैमरे में नहीं आया, कई दफे हो सकता है नहीं आया। उसने दूर से देख के 200 मीटर 50 मीटर या क्या सिचुएशन है वहां किस प्रकार से उसने उसको ये उसके ऊपर आरोप यह है कि ये रेकी में शामिल था कि उसने गौश मोहम्मद को कहा कि वो जो है कन्हैया लाल अपनी दुकान पे मौजूद है। ऐसा अभी आपके वर्णन से और अब जो भी मीडिया में चल रहा है उसके आधार पर तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो कैमरा के सामने आए। कैमरे की उस समय क्या पोजीशन थी, नंबर एक। तो मैं ये मानता हूं कि एनआईए के द्वारा एकदम ये कह देना कि उसने कोई त्रुटि छोड़ी है, मैं ऐसा नहीं समझता। एनआईए भी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो भी इसके अंदर उसने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, तथ्य प्रस्तुत किए होंगे, फैक्ट्स लाए होंगे, एविडेंस कलेक्ट करके और वहां तक पहुंचाई होगी। अब रहा सवाल उसके अलावा उसका क्या एक्ट है, क्या वो योजना में कहीं शामिल था। तो एक तो रेकी करना और दूसरा योजना में शामिल होना। अब अगर मान लो सिर्फ एक रेकी करना ही उसका कृत्य है तो ये एक रोल हाई कोर्ट के सामने आया कि भाई इसको 2 साल हो गए, अब इसके अंदर हम ये मानते हैं कि इसका ट्रायल लंबा चलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है। तो ये एक जो जमानत मिलती है वो बकायदा नियम कानून कायदे से मिलती है। उसमें यह है कि आप किसी गवाह को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, आप विदेश नहीं भागेंगे, आप जब पुलिस बुलाएगी तब आप मौजूद रहेंगे। तो सारी ये कंडीशंस डाल के और कंडीशन है पूनम चंद जी से मैं समझना चाहूंगा। पूनम जी ठीक है सर, मैं आपसे एक समझना चाहता हूं बात ये कि देखिए जब कोई मामला आप लोगों के संज्ञान में आता है, क्योंकि कोई आपराधिक घटनाएं जब होती है तो सबसे पहले कोई क्या करता है, एक अच्छा वकील करता है। एक अच्छा वकील मिल जाए तभी जो है मामला इसको सही से हम समझ पाए। अच्छा मैं पूनम जी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई मामला आता है, बहुत लोग होते हैं सस्पेक्टेड होते हैं इनके संदेह के बिना पर कि भाई फला आदमी ने ऐसा किया होगा या उस पर हमें
ऐसा लग रहा, शक है, शक के आधार पर भी आरोप लगाया जाता, तब कोर्ट में कैसे दलीलें दी जाती हैं, आप लोग कैसे तैयारियां करती हैं? देखिए फिल्मी बातें तो अलग हो जाती कि देखते हैं फिल्मों में कैसे एडवोकेट करते हैं, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं, तो कैसे होता है क्या सिस्टम, उसको थोड़ा समझाइए। देखिए एक बात तो मैं बता दूं, अभी मैं प्रीति जी कह रही थी कि एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किया या कुछ कमी रखती, तो ऐसा है 173 में प्रोविजन है, अगर आपको और भी नई एविडेंस मिलती है तो आप एविडेंस ला सकते हो। ऐसा नहीं है तो चार्जशीट तो विद इन मर्डर केस में चार्जशीट 90 डेज में फाइल करनी पड़ती है, अगर 90 दिन में आप चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसमें जमानत मिल जाएगी। इसे कई बार क्या अधूरी चार्जशीट भी कोर्टों में पेश कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद में भी आपको कभी भी किसी स्टेज पर अगर कोई एविडेंस मिलती है या कोई और एक्यूज पाया जाता है तो आप उसको कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट यू कैन फाइल। अब आपने पूछा हम क्या देखते हैं बेल में, कोई मुकदमा जब हमारे पास आता है, हम जब डिफेंस काउंसिल होते हैं सबसे पहले देखते हैं कि हम जिसके हम बेल कराने जा रहे हैं उसके ऊपर क्या आरोप है, उसके खिलाफ क्या एविडेंस है, ये 3 चीजें उसमें खास तौर देखी जाती है। और कब से वो अंदर पड़ा हुआ है, ट्रायल कितनी स्टार्ट हो गई है, गवाह ने उसके लिए क्या, अगर ट्रायल स्टार्ट हो गई है तो गवाह ने क्या कहा है। तो अगर चार्जशीट फाइल नहीं है उससे पहले तो हम ये देखें इसके खिलाफ एविडेंस क्या है। अब इसके खिलाफ जो 2 एविडेंस डाली जा रही है, इससे एक रैकी कर रही है और एक कह रहे हैं कॉल में इसका रिकॉर्डिंग कोई ऐसा कुछ बता रही है। अब ये है कि रैकी करिए तो रैकी के लिए इनको एविडेंस आनी पड़ेगी ना। एक ये मुलजिम बनता है 120 का, ये 302 का नहीं है, ये मुलजिम है 302 का, 120 का, 120 षड्यंत्र किया है। तो षड्यंत्र करने वाले के लिए जो सजा होती है वो कम होती है और साबित करना बड़ा मुश्किल, बहुत टफ काम होता है जी। कहाँ षड्यंत्र, कहाँ रची गई, कौन कौन इन्वॉल्व था, आपको पूरी लिंक एविडेंस पेश करनी पड़ेगी, पूरी चेन पेश करनी पड़ेगी। अगर चेन नहीं है, जैसे कह दिया कि साहब उसने रैकी करी है, अब रैकी की है तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम था कि वो पता करते वीडियो रिकॉर्डिंग में कहीं आया है क्या है, वो कहाँ पर था, किस जगह ठहरा हुआ था, अगर कहीं बाहर गया तो कहाँ था, ये सारी एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ये एविडेंस कलेक्ट नहीं करते हैं और सिर्फ कयास के आधार पर कहते हैं कि साहब इसने रैकी कर ली थी और ये था, फिर हम देखते हैं रिकवरी कुछ है क्या इससे, अगर कोई रिकवरी नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट को बेल देनी ही पड़ती है इससे जी। बाकी वैसे मैंने बताया कि बेल के लिए कोई कानून नहीं है, अगर जज को मजिस्ट्रेट को लगता है वो बेल ले सकते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट भी बेल ले सकता है, मुझे लगता है कि मामला है ही नहीं है। कई बार ऐसे मामले हमने देखे, नंबर ऑफ केसेस देखे हमने कि उसके अंदर वो पुलिस वाले उस टाइम क्या होता है, माहौल गर्म होता है, जिसको मर्जी आप पकड़ लो, बहुत सारे केस में ऐसा होता है। ठीक है, फिर मालूम पड़ता है नाम नहीं है। प्रीति जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है प्रीति जी मेरा सवाल आपसे कि अभी इससे पहले भी एक आरोपी जो है, जो उसको जमानत मिली, एक आरोपी को आज जमानत मिल गई। अब जो पीड़ित पक्ष है उस परिवार का ये कहना है कि साहब ऐसा अगर सबको जमानत मिलती रहेगी, लोग आएंगे तो उनका मन जो है वो बढ़ेगा, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आगे अपराध नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। जमानत, मैंने जैसा पहले कहा कि जमानत मिलना और दोष मुक्त होना दोनों में अंतर होता है। जमानत कोर्ट का विवेकाधिकार हो सकता है, बट हमारा अधिकार है कि हम जमानत के खिलाफ अगर अपील में जाएंगे तो मतलब जाएंगे। दूसरी चीज, 11 आरोपी हैं, ये अभी जैसे करणवीर जी ने कहा कि एक पुलिस को ने तो गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दूं कि मेन अपराधी तो गायब है, अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है और 20 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है। एनआईए के पास जब ये मैटर जाता है उससे पहले तो पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना, उससे पहले बाकी का काम तो पुलिस का था। तो जो चार्जशीट हैंडओवर की गई होगी एनआईए के पास, उसी पर तो आगे कार्रवाई हो रही होगी। तो एनआईए ने कहा कमियां छोड़ी वो हम मान रहे हैं, लेकिन जहां आपकी पुलिस, जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब आपकी पुलिस ने जो कमियां छोड़ी वो आप क्यों मान रहे हैं? वो तो आप मानते चलिए ना, वो तो आपको मान। देखिए अब प्रीति जी, किसकी सरकार है या नहीं है, किसी का परिवार
का अगर कोई सदस्य चला हमारी गया, उसको संवेदनाएं सरकार से परिवार मतलब के नहीं होता, साथ उसका हैं। परिवार, उसके बिल्कुल। परिवार के एक सदस्य चला गया, अब आप लोग इस पे हमारी- राजनीति मत कीजिए। नहीं, कांग्रेस राजनीति सरकार नहीं, थी या फिर बीजेपी की सरकार है, पीठ मत थपथपाइए, अपराध हम होता है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। नहीं, न्यायपालिका पे लेकिन कोई जमानत नहीं, की- इसीलिए तो हमारे साथ लेकिन एडवोकेट हम- है, इसीलिए कानूनी दाव पेच जो है लेकिन- जो हमको नहीं समझ में आ रहा, हम पूनम अपील जी से में हम पूछ जाएंगे। ले रहे हैं, इसीलिए अपील में जाएंगे। ठीक है, पूनम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर न्यायालय गलत करता है तो आप उसकी विवेचना कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये देखिए, मुकदमा पेंडिंग है, अब सरकार को चाहिए इसमें कोई विशेष वकील नियुक्त करे, इसमें सरकारी Exactly. पैरवी करे, और इसमें डे बिल्कुल। बाई डे सुनवाई कराइए आप। अगर देखिए मुकदमा लंबा होगा ना, तो और लोग हैं उनको जमानत मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी आदमी को आप जेल में लैंग्वेज नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक। तो इसलिए कोर्ट को ये चाहिए, प्रोसिक्यूशन को, कि लगातार बिल्कुल। जल्दी जल्दी उस ट्रायल को चलाएं, क्योंकि अब हाथ में है प्रोसिक्यूशन के। अब वो गवाह को तुरंत पेश करे और गवाह से उनके बयान करवाए। अगर बयान होते जाएंगे तो फिर जमानत तोड़ना मुश्किल होएगा। अगर हमारा बयान नहीं उद्देश्य होंगे यही है। या बयान प्रॉपर नहीं होंगे तो भी मुश्किल होएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, इस मुकदमे के अंदर उसको देखना पड़ेगा किसका क्या रोल है और किस गवाह ने क्या कहा है, किस गवाह से क्या कहलाना है, ये सारी बातें उनको देखने की हैं। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जो कल्प्रिट हैं उनको सजा मिलेगी। और अगर इसमें डिले होता रहेगा मानो किसी कारण से, तो फिर एक्यूज को बेल देनी ही पड़ेगी। फिर चलिए फिर आप ठीक लंबे है, समय रोक नहीं ठीक है। सकते। करणवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ कह रहे थे। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बता रहा है। अगर मान लीजिए जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर आरोपी को जमानत होती है तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा वक्तव्य होता है, और कन्हैया लाल जी के मामले में अगर आरोपी को जमानत होती है तो इनका वक्तव्य दूसरा है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इन जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करती है? हम 2 साल से देखते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार कन्हैया लाल जी के मामले में राजनीतिक कटाक्ष करते रहे हैं, राजनीतिक टूल के रूप में इसको इस्तेमाल करते करणवीर रहे जी हैं। आपको सुनना पड़ेगा, आपकी सरकार जब सत्ता में थी तो ये कांड हुआ, आपकी सरकार सत्ता में थी तो ये कांड हुआ, और आपको मानना पड़ेगा इस बात को। 2 साल हो गए इस मुकदमे को चलते हुए। 2 साल मुकदमे को, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर 2022 मुकदमे पर तेजी दिखाई गई होती तो आज शायद इस आदमी को जमानत नहीं मिलती। समस्या यही है कि इस मुकदमे को इतना स्लो, इस मुकदमे को इतना धीरे चलाया गया। एक एक करके बोलिए, देखिए सरकार एक के हाथ एक में करके नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी साफ, और आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो पाएगा। करणवीर जी आप बोलिए, फिर प्रीति जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आपकी बात रखिए। जवाब दे रहा हूं। मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक छिटाकशी न करते हुए इसको राजनीतिक टूल मत बनाइए आप। अगर आप जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में राजनीतिक टूल के हिसाब से कहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, तो अब भारतीय जनता पार्टी की उतनी जिम्मेदारी बनती है कि कन्हैया जैसे हत्याकांड के अंदर कोई आरोपी अगर जमानत मिलती है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी जिम्मेदारी जयपुर बम ब्लास्ट के अंदर अगर आरोपी को बेल हुई थी तो आपने आरोप भारतीय कांग्रेस के ऊपर लगाए थे। तो ये बीजेपी कांग्रेस खेलना भारतीय जनता पार्टी पुरानी आदत है, और मैं तो आप यही वेट कर रहा था कि ये कब राजस्थान सरकार के ऊपर आते हैं। आप देखिए, चलिए ठीक है अनिल जी, एक सवाल मेरा आपसे। ठीक है अनिल जी, देखिए आप कई बार मेरे साथ डिबेट में जुड़े और आपका एक दर्द था, उसको हम लोग इंडिया न्यूज राजस्थान ने गंभीरता से उठाया कि पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, और बिल भी आया और बजट में भी इसके लिए प्रावधान कुछ किए गए हैं। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत सरकार में आपने सवाल उठाया था, उस समय नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार आई, पुलिसिंग व्यवस्था सुधार हुआ है कुछ कि नहीं? क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आप सिस्टम के पार्ट भी रहे हैं, सुधरा है कि नहीं कुछ? सुधार नहीं है, ना सुधार हो सकता है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पुलिस रिफॉर्म के बारे में निर्देश दिए हैं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी जो नफरी है, नफरी के हिसाब से आपकी संख्या पूरी होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों एजेंसीज को अलग अलग करके, ताकि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन न्यायालय में प्रस्तुत करके और उसका चालान किया जा सके ताकि सजा मिल सके।
ये कुछ सुधार के, और एक मैं ये कहता हूँ वेलफेयर के बारे में, पुलिस वेलफेयर के बारे में, जो 16-16, 17, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, ये नफरी का ये क्यों नहीं पूरा हो सकता है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अभी नए कानून आगे तीनों, सारा बहुत बढ़िया है। इसके अंदर तो और साइंटिफिक एविडेंस हमारे एफएसएल की अभी हर जिलों के अंदर आवश्यकता है, सब डिवीजन हेडक्वार्टर के आवश्यकता है। क्या इस संबंध में सरकार के द्वारा बजटीय कोई प्रावधान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? ये सारी बातें तो हैं, बहुत अच्छी लगती है दिखावे के लिए, लेकिन क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की नीयत है? क्या हमारे ये जो सो कॉल्ड चाहे बेल से FIR हो, टेक्नोलॉजी हो, ये हमारे ऑफिसर्स इस बारे में ट्रेंड हो गए? ये हमें सुनिश्चित करना है ताकि हम इसको अपराधियों के साथ मिलके और आगे बढ़ सके। तो ये मेरा एक मानना है। आज भी 14% नफरी कम है, 14% नफरी बहुत। लॉ एंड ऑर्डर आज सुबह VIP ड्यूटी में लगा दिया जाता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल IO को, और शाम को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और लॉ एंड ऑर्डर दोनों अलग अलग होने चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी एक होनी चाहिए, जब जिसका भी हुआ ट्रांसफर कर दिया तो उसकी इनसिक्योरिटी वो कोई लाइबल नहीं है, तब्दीली हुई कि नहीं, ये मैं जानना चाहता था, क्योंकि आप कई बार कहते थे कि पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, पुलिस हाईटेक हो। ठीक है, मैं आपसे और जवाब लूंगा। पूनम चंद जी, मेरा सवाल आपसे कि हमारे यहाँ न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? और हमारे यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, और आप तो देखते होंगे न जाने कितने बरस बीत जाते हैं, लेकिन न्याय मिल नहीं पाता है। क्यों, क्या दिक्कत होती है? देखिए, उसके लिए वकील भी जिम्मेदार हैं और न्यायपालिका भी जिम्मेदार, सब जिम्मेदार इसके अंदर ये हैं। अगर मैं एक बात कहता हूं, अगर जज चाहे ना, मजिस्ट्रेट जज, तो ट्रायल फास्ट हो सकती है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड उन पे करता है। दूसरा डिपेंड करता है, क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं मैं, प्रोसिक्यूशन पर। अब मान लो PP साहब गवाह को नहीं बुला पाएंगे, गवाह नहीं आएगा तो मुकदमा लंबा हो गया होगा। और गवाह बाई जब आता है तो कोर्ट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है अगर गवाह आता है तो उसके बयान लिए जाएं। हमारी कोशिश, डिफेंस काउंसिल की कोशिश ये रहेगी कि मुकदमा लंबा हो। जितना मुकदमा लंबा होगा ना, उतना मुकदमा कमजोर होता जाएगा जी। सेशन कोर्ट के लिए, सेशन केस के लिए कहा जाता है डे बाई डे हियरिंग होनी चाहिए, उस सत्र में मुकदमा खत्म होना चाहिए। अब इस केस के अंदर 2-2.5 साल हो गए, मुझे पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से ये जो डिले का कारण मेन के लिए है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिन केस में हमने कोशिश की, जज के पीछे पड़ गए, जहां हम कंप्लेंट साइड थे, या मैं कई केसेज में स्पेशल PP था, वो मुकदमे बहुत जल्दी तय करा लिए। बहुत डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन पे, बहुत डिपेंड करता है जज के ऊपर। अगर वो चाहे ना तो तुरंत हो सकता है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली गई थी, वही जज थे जो सुनवाई कर रहे थे, जो एक केस तय नहीं कर पाते थे, और वरना 1 महीने में 14 केस तय किए उन्होंने। तो वही तो जज है, फिर कैसे कर दिया उन्होंने? इसका कारण ये है, PP से भी बात की जाती है कि जो गवाह खास नहीं है उनको ड्रॉप कर दिया जाए। जैसे गिरफ्तारी के अंदर मान लीजिए 2 गवाह हैं, अगर एक गवाह गिरफ्तारी से एडमिट कर ली तो आपको उनको बयान पे बुलाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से तो इस प्रकार के जो औपचारिक गवाह होते हैं उनके लिए मुकदमे लंबे होते रहते हैं। कई बार FIR रिपोर्ट बहुत लंबी होती है। तो सवाल ये है, डिपेंड्स पे करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जज पर और सरकारी वकील पर, इनमें बहुत डिपेंड करेगा। अगर ये अड़ जाएंगे, अब मान लीजिए मैं हूँ, मुझे क्रॉस एग्जामिन करना है गवाह को, डिफेंस काउंसिल हूँ, मैं टाइम मांग रहा हूँ, कोर्ट शुड इम्पोज द कॉस्ट कि भाई गवाह आया हुआ है, आपके कॉस्ट लगा रहे हैं, आप दोबारा टाइम मांगा डबल कॉस्ट लगाते हैं, तो मुकदमे जल्दी चल जाएंगे। क्योंकि डिफेंस काउंसिल भी चाहेगा मुकदमा लंबा हो, प्रोसिक्यूशन चाहेगा जल्दी हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास व्यवस्था ही नहीं है। सही बात है सर। अच्छा, एक बात और बता दीजिए पूनम चंद जी, क्या आप लोगों पर या जज पर किसी तरह का कोई दबाव भी होता है, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या किसी और तरीके, क्या दबाव होता है कि या पूरी तरीके से आप लोग फ्री होते हैं? देखिए, दबाव तो होता ही है, दबाव तो होता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग सिफारिश भी करते हैं। जैसे मैं कई करप्शन बहुत बड़े-बड़े केस लड़ रहा हूँ, तो कई बार इतना दबाव आ जाता है कि सोच बढ़ जाते हैं, बहुत हिम्मत और उससे करना पड़ता है बात ये। और जजेस पे भी दबाव आता है, प्रोसिक्यूशन तो उस पर तो आता ही आता है, लेकिन दबाव तो आते हैं, बात सही है। अब डिपेंड करता है एक कौन सो किस तरह फेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी मैंने 2-4 जो बड़े बड़े मामले थे
उनके अंदर मेरे को इतनी हाई लेवल की सिफारिश है, मैं आपको कल्पना नहीं कर बता सकता हूँ। लेकिन हमारी तो एक आदत है, अगर कोई सिफारिश करता है तो उस मुकदमे में डबल ताकत से उसके खिलाफ लड़ता हूँ मैं। मैंने पहले सबसे 97 में मर्डर केस लड़ा था और सबको सजा कराई थी। हमने गवाह, पीपी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पीपी का एक ऑफिस होना चाहिए, वो गवाह को बुलाए, उसको नक्शा मौका समझाए। होता क्या है, पुलिस वाले जब मर्डर रहता है ना, तुरंत जाकर साइन करवा लेते हैं, उस गवाह को पता नहीं होता मैंने क्या देखा है क्या है, सारी बातें नहीं होती हैं, उसको सारी बातें समझाई जाती हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ऐसे केसेस के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहिए कि वो वहां पर स्पॉट पर ले आए, उन गवाहों को बताए कैसे ठीक था है। क्या था, तो कन्विक्शन जरूर होगा। ठीक है प्रीति जी, एक सवाल मेरा आपसे कि न्याय तंत्र पर हम बात कर लेते हैं, कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, कैसे अगर मान लीजिए कोई घटना घटित होती है, सरकार का भी जो है उसमें इंटरफेरेंस अगर होता हो, क्योंकि आप लोग बेहतर समझ सकते हैं और आप लोग सरकारी ताने बाने से आप हर एक चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं, कैसे सिस्टम को सुधारा जाए? कोई दिमाग में आपने ऐसा कोई विजन हो आपका, बताएं, ताकि जो है न्याय जो है वो जल्दी से जल्दी मिले। लंबा बहुत खिंचता है। न्याय तंत्र जो काम करता है उसमें सभी लोगों का रोल रहता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो। जैसा कि पूनम सर ने बताया कि सरकारी वकील का बहुत बड़ा रोल होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्रास रूट लेवल से ही काम शुरू चल रहा है। मतलब जैसे कि अभी अनिल जी बता रहे थे कि उनको शिकायतें रहती थी कि पुलिस में इस अव्यवस्थाएं हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। तो नए कानून आए, नए कानून के अकॉर्डिंग पुलिस तंत्र को जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। टाइम टू टाइम मीटिंग करके उनसे बात की जा रही है कि आपको कहाँ सुधार की जरूरत है, किस व्यवस्था की आपको जरूरत है, क्या नीड है आपकी, और इसी तरीके से सुधार होगा। और छोटे छोटे मैटर्स हो चाहे बड़े बड़े मैटर हो, हर चीज को सीरियस लेना हमारा मेन मुद्दा, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मूड में हैं और हम 1% भी कोई भी तरीके की कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो भी कन्हैया लाल जी के दो लोगों को, दो अपराधियों को अभी जमानत मिली है, अपराधी तो मैं नहीं बोल सकती उनको क्योंकि अभी तक उन पर अपराध साबित नहीं होगा, आरोपी नहीं कह सकते, बिल्कुल आरोपी वर्ड यूज करेंगे, तो अपराध साबित हुआ नहीं है। तो जमानत मिलना और दोष मुक्त होना दोनों में अंतर होता है। तो जमानत जिस आधार पर दी गई है तो वो विवेकाधिकार है कि उनको सबूतों की कुछ कमी लगी तो अब एनआईए और पुलिस ऑफिसर जिनको भी जिस हिसाब से भी और इन्वेस्टिगेशन करना है, सरकारी वकील को क्या और वर्कआउट। ये बात आप बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं कि अभी आरोपी हैं, दोषी नहीं है और जमानत दी गई है, ये तो कोर्ट का विशेषाधिकार है, वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया और पूनम चंद जी ने भी हामी भरी, तो मैं समझ गया कि ठीक है, कानूनी दाव पेच में आप सही बोल रही हैं। तो करणवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये तो एक कोर्ट का सिस्टम होता है कि किसी को भी जमानत मिल सकता है, तो इसमें तो आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आपत्ति किस बात की है? तो आपने सभी हमारे सामने न्यायविद बैठे हैं, जानते हैं, ये पैसे से भी हैं, पर अभाव, इन्होंने लगातार ये कहा कि सबूतों के अभाव में जो कड़ियों से कड़ियां जोड़ने की बात थी, एनआईए वो चीज रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, उनको सबूतों में कमी लगी, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, तो कमी वहां है। जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह का होना चाहिए था, जिस तरह की पैरवी होनी चाहिए थी इस केस को लेके। आप सत्ता में थे ना सर, करणवीर जी, आप सत्ता में थे ना उस टाइम पर क्यों नहीं करे ये सारे क्वेश्चंस? क्योंकि 2022 से लेके आज 24 चल रहा है। सुनिए जी, मैं समय अभाव है, मैं चाहूंगा अनिल जी आप फाइनल कमेंट एक छोटा सा कर दें पूरे। सर मेरी तो पूरी हो जाने दीजिए सर। जी, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। मेरा तो पसंद नहीं आता कि इनका चाल चरित चेहरा उजागर कर जाएंगे, ये तो ये बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। नहीं, देखिए अभी तक डिबेट बहुत अच्छा गया। मैं चाहता हूं कि एक अनिल जी से अधिकारी हैं, वो सिस्टम के पार्ट रहे हैं, तो एक बार उनको कमेंट कर लेने दीजिए, फाइनल कमेंट दे दीजिए अनिल जी। मैं ये कह रहा था कि सर, जैसा कि ये इसको स्पीडी ट्रायल में लेना चाहिए, केस ऑफिसर स्कीम में लेना चाहिए, हमारा पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का दोनों का है कि वो गवाह समय पे ले जाए और इसकी स्पीडी ट्रायल हो, और प्रोसिक्यूशन को जो भी पुलिस से हेल्प चाहिए, तामील चाहिए, आजकल तो मान लो कोई नहीं आ सकता है तो उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हो सकती है। मान लो कोई गवाह है, ये है, तो आजकल ये और सुविधा है हर कोर्ट के अंदर, तो ये स्पीडी ट्रायल होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि
कोर्ट को जब ये एहसास होगा कि स्पीडी ट्रायल ठीक चल रहा है और अब ये खामोखाम में ये बेल लेना आया है, तो कोर्ट भी मना कर देगा कि भाई स्पीडी ट्रायल चल रहा है, अब आप बेल बाद में देखेंगे। तो एक कोर्ट के पास में आधार होगा कि स्पीडी ट्रायल है, प्रोसिक्यूशन ने इतने गवाह करा दिए, अब फाइनल स्टेज पे आने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि ये केस के अंदर न्याय जल्दी मिल जाएगा और ये सरकार को करना चाहिए, और एक स्पेशल पीपी तो लगाया होगा मेरे हिसाब से इस केस में, मैं ये मान के चलता हूँ। ये बहुत जरूर हाई लगाया होगा। प्रोफाइल मामला तो हो एक गया की था, जगह दो देश लगा भर दे ताकि में इसका इसको विरोध और हो रहा अच्छी था। तरह बहुत से बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए प्राइम टाइम में। तो कन्हैया कुमार के परिवार को आज भी ये इंतजार है कि आखिरकार परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। देखिए, अभी कानूनी दांवपेच की बात है, एडवोकेट से हमने समझा कि तो ये कानून और जज का विशेषाधिकार है, वो किसी को जमानत दे देता है। देखिए, बरी नहीं किया गया है, अभी जमानत पे दिया गया है कि आप जमानत पे जाइए, जब जरूरत होता तुरंत बुला लिया जाएगा। अभी ये आरोपी हैं, दोषी नहीं है। जिस दिन दोष सिद्ध हो जाएगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में हमारे सीआरपीसी, आईपीसी जो अभी नाम परिवर्तित हो गए हैं, उसके अनुसार जो कानून में प्रावधान है उसी के तहत ही सजा दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कन्हैया के परिवार को न्याय कब मिलता है, ये बड़ा सवाल है। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।